कल्पना कीजिए, एक तरफ सत्ता है, हाथ में ताकत है, जेल है, बेड़ियां हैं, और दूसरी तरफ है एक 28 साल का युवा। उसके पास ना कोई सेना है, ना हथियार है, ना सत्ता, लेकिन उसके पास है अपने विचारों पर अटूट विश्वास। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों और अपनी जनता के लिए 1-2 दिन नहीं, 84 दिनों तक अनशन करे, तो उसके शरीर पर क्या बीतेगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या था जिसके लिए एक युवा ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए? यह कहानी है उत्तराखंड के उस अमर सपूत की, जिसे हम जानते हैं अमर शहीद श्रीदेव सुमन के नाम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अध्याय युग किस्से में। आज हम केवल श्रीदेव सुमन की जीवनी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि समझेंगे कि टिहरी रियासत में प्रजा की स्थिति क्या थी, प्रजामंडल आंदोलन क्यों हुआ, श्रीदेव सुमन ने संघर्ष कैसे किया और उनका 84 दिन का अनशन उत्तराखंड के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में क्यों गिना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। Welcome to Adhyay UPSC, your path to success. श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था 25 मई 1916 को टिहरी गढ़वाल के जौल गांव में। उनका मूल नाम था श्रीदत्त बडौनी। बाद में स्वतंत्रता और जन आंदोलन में उनका योगदान के कारण वे श्रीदेव सुमन के नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन दोस्तों, यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह उस समय के पूरे हिमालय समाज की कहानी। एक ऐसा समाज जहां आम जनता और शासक के बीच बहुत बड़ा अंतर था। श्रीदेव सुमन बचपन से ही अध्ययनशील और संवेदनशील थे। महात्मा गांधी के विचारों का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। साल था 1930। उस समय उनकी उम्र केवल लगभग 14 वर्ष थी। उन्होंने देहरादून में नमक सत्याग्रह में भाग लिया। सोचिए, जिस उम्र में आज एक बच्चा स्कूल और किताबों की दुनिया में होता है, उस उम्र में श्रीदेव सुमन देश और समाज के प्रश्नों से जुड़ चुके थे। अब हमें उस समय के टिहरी गढ़वाल को समझना होगा, क्योंकि श्रीदेव सुमन का संघर्ष केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। टिहरी गढ़वाल उस समय एक देसी रियासत था। यहाँ पवार वंश का शासन था। 1815 से लेकर 1949 तक टिहरी रियासत का अस्तित्व रहा, लेकिन आम जनता के लिए परिस्थितियां आसान नहीं थी। जनता पर विभिन्न प्रकार के कर और बेगार जैसी व्यवस्थाओं का बोझ था, विशेष रूप से कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दियास, यानी जनता से बिना उचित पारिश्रमिक के श्रम लिया जाना। अब सवाल यह था, क्या राजा को जनता की बात सुननी चाहिए? क्या जनता को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का अधिकार नहीं होना चाहिए? श्रीदेव सुमन का उत्तर था, बिल्कुल होना चाहिए। और यहीं से उनका संघर्ष और अधिक संगठित रूप लेने लगा। श्रीदेव सुमन धीरे धीरे टिहरी की जनता के अधिकारों की आवाज बनते गए। उनका लक्ष्य था टिहरी रियासत में जनता के अधिकारों की स्थापना, उत्तरदायी शासन की मांग और दमनकारी व्यवस्थाओं का विरोध। इसी व्यापक राजनीति संघर्ष में टिहरी राज्य प्रजामंडल की भूमिका सामने आती है। प्रजामंडल आंदोलन का मूल उद्देश्य था रियासतों में जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाना और उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। श्रीदेव सुमन इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल हुए। उन्होंने केवल भाषण नहीं दिए, उन्होंने जनता को जागरूक करने का काम किया, लेखन के माध्यम से भी अपनी आवाज उठाई। और जब कोई व्यक्ति जनता को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है, तो सत्ता के लिए वह व्यक्ति अक्सर सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। श्रीदेव सुमन की गतिविधियां टिहरी रियासत के शासन को स्वीकार्य नहीं थी। उनका संघर्ष बढ़ता गया और अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब एक तरफ थी रियासत की सत्ता और दूसरी तरफ एक अकेला सत्याग्रही। जेल में उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जेल की दीवारें उनके विचारों को कैद नहीं कर सकी। यहीं से उनके संघर्ष सबसे निर्णायक अध्याय शुरू हुआ, और वह था आमरण अनशन। तारीख थी 3 मई 1944। श्रीदेव सुमन ने जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। उनकी मांग केवल व्यक्तिगत नहीं थी, यह संघर्ष था जनता के अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता और उत्तरदायी शासन के लिए। दिन गुजरते गए, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन।
शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनका संकल्प कमजोर नहीं हुआ, अपितु मजबूत हुआ। फिर 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन और आखिरकार 84। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। श्रीदेव सुमन का अनशन केवल भूख सहने की घटना नहीं थी, यह एक राजनीतिक प्रतिरोध था। यह एक ऐसा प्रतिरोध जिसमें उनके पास हथियार नहीं थे, लेकिन उनका शरीर ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया था। वह सत्ता से कह रहे थे, आप मेरे शरीर को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं। और यही श्रीदेव सुमन के संघर्ष की सबसे बड़ी शक्ति थी। 84 दिनों के लंबे अनशन के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन ने अपने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी उम्र केवल 28 वर्ष थी। 28 साल। इतनी छोटी उम्र में एक व्यक्ति ने अपने जीवन से ज्यादा महत्व अपने सिद्धांतों को दिया। उनका बलिदान टिहरी की जनता के लिए एक प्रतीक बन गया। यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, यह एक ऐसे विचार की आवाज थी जो कह रहा था, जनता को उसके अधिकार मिलने चाहिए। और दोस्तों, यही कारण है कि श्रीदेव सुमन आज भी उत्तराखंड के इतिहास में केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले अमर शहीद के रूप में याद किए जाते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य जरूर याद रखने चाहिए। कई बार हम पढ़ते हैं कि श्रीदेव सुमन की मृत्यु के बाद टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया, लेकिन परीक्षा के लिए इसे सही क्रम में समझना जरूरी है। श्रीदेव सुमन का बलिदान हुआ 25 जुलाई 1944। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 और टिहरी रियासत का भारत में विलय 1949 में हुआ। टिहरी गढ़वाल जिला प्रशासन के इतिहास विवरण के अनुसार स्वतंत्रता के बाद टिहरी की जनता ने भारत में विलय के लिए आंदोलन किया और अंततः 1949 में टिहरी रियासत का उत्तर प्रदेश में विलय हुआ। इसलिए परीक्षा में घटनाओं का क्रम याद रखिए। 1944 श्रीदेव सुमन का बलिदान, 1947 भारत स्वतंत्रता, 1949 टिहरी रियासत का भारत में विलय। यही क्रोनोलॉजी आपके उत्तर को ज्यादा मजबूत बनाएगी और आपको सही प्रश्न के सही उत्तर चुनने में सहायक होगी। दोस्तों, श्रीदेव सुमन की कहानी हमें केवल इतिहास नहीं सिखाती, यह हमें एक सवाल देती है, क्या हम अपने सिद्धांतों के लिए खड़े हो सकते हैं? क्योंकि श्रीदेव सुमन के पास सत्ता नहीं थी, लेकिन उनके पास साहस था। उनके पास हथियार नहीं थे, लेकिन उनके पास विचार थे। उनके पास लंबी जिंदगी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से जीवन को इतना बड़ा बना दिया कि आज दशकों बाद भी उत्तराखंड उन्हें याद करता है और याद करेगा। यही किसी महान व्यक्ति की असली पहचान है। वह व्यक्ति चला जाता है, लेकिन उसके विचार जीवित रहते हैं। तो अगर आप उत्तराखंड को किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं, UKSSC, UKPSC या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो श्रीदेव सुमन से जुड़े ये 4 तथ्य जरूर याद रखें। उनका जन्म, उनका जन्म स्थान, उनके 84 दिनों के अनशन की शुरुआत कब हुई और उनका बलिदान, और सबसे महत्वपूर्ण टिहरी रियासत का विलय। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने उस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो उत्तराखंड इतिहास की तैयारी कर रहा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए अध्याय UPSC के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।